वक्त हो गया अपने दो खास मेहमानों के पास चलने का। ब्रह्मचलानी जी और अनिल त्रिपुरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से उनसे सवाल करते हैं और यही मोटा मोटा मुद्दा है जो मैंने उमा शंकर से पूछा और उसी सवाल से शुरुआत करता हूँ। ब्रह्मा सर, मेरा पहला सवाल आप ही से है। ये जो विश्व मित्र की भारत की छवि है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, हमको किसी से बैर नहीं रखना है, क्या इस छवि को कॉन्क्रीट तरीके से इस दौरे में जो उन्होंने रूस से शुरू किया पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर ने, अब कीव में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं? भारत एक न्यूट्रल कंट्री है। बोला जाता है कि भारत एक स्विंग स्टेट है। तो भारत का रोल इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारत एक देश है जो मॉस्को के साथ बात कर सकता है और वॉशिंगटन के साथ बात कर सकता है। यूक्रेन में शांति के लिए अमेरिका का कोऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर इस समय अमेरिका शांति नहीं चाहता है। यूक्रेन के युद्ध में सीज फायर नहीं चाहता है। अगर ट्रंप जीतता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में, तो सीज फायर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। मगर अगर कमला हैरिस जीतती है नवंबर में, तो ये युद्ध और चलेगा काफ़ी काफ़ी समय तक। इस समय यूक्रेन जाना, इसकी जो टाइमिंग है बहुत ही गलत है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन ने रूस में जाके एक इंकर्शन किया है और कल 45 ड्रोन्स फायर किए यूक्रेन ने मॉस्को पर अटैक करने की कोशिश की। तो इस समय शांति की कोई चांस नहीं है। तो इस समय यूक्रेन जाना मेरे ख्याल से जी। इसकी टाइमिंग बहुत ही गलत थी। और उसके अलावा आप देखिए कि हमारे अपने रीजन में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, वो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इससे हमारी जो सिक्योरिटी है, भारत की सिक्योरिटी, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी है, वो अंडरमाइन हो सकती है। तो इस समय यूक्रेन जाके क्या मिलेगा? एक फोटो ऑप, सिर्फ फोटो ऑप के अलावा क्या मिल सकता है मोदी जी यू को? यू आपकी क्योंकि बातों में जो जहाँ पर आपने बात छोड़ी है ब्रह्मा सर, वहीं से मैं अनिल सर के पास जाता हूँ। अनिल जी, क्या रॉन्ग टाइमिंग है? क्या इस वक्त अवॉइड करना चाहिए था कीव जाना? देखिए, ऐसा है कि जब शांति के लिए कोई भी समय अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होता है, तो भारत शुरू से ही ये चाहता है कि यहाँ पर शांति बरकरार रहे। और उसके लिए पहले दिन से आपको याद होगा, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही भारत दोनों नेताओं के साथ टच में रहा है। हमारी न्यूट्रल पोजीशन रही है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी रही है काफी हद तक। और ये बात यूक्रेन वाले भी जानते हैं। अब आप देखें, ये एक ट्रायड कंप्लीट हुआ है। G7 में प्रधानमंत्री गए, वहां पे सारे लीडर्स के साथ बात किया। दुनिया का हर एक लीडर आज की डेट में ये कह रहा है कि अगर कोई कुछ कर सकता है, रशिया के अंदर कुछ समझदारी की बात डाल सकता है, तो वो भारत है या प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल कनेक्ट जो है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत स्ट्रांग है। तो अनविलिंगली भी वो लोग जो है कहते हैं कि भारत को ट्राई करना चाहिए। और सब लोग ये शुरू से यही कह रहे हैं कि आप बार बार कहते हो कि डायलॉग डिप्लोमेसी, आपने किया क्या? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फोन पे बात करना, कहना, लेकिन अब आप एक तरह से एक शांति दूत के रूप में आप जा रहे हो। तो ये मैं समझता हूँ कि G7 की मीटिंग के लेकिन बाद में जहां सॉरी अनिल जी, जेलेंस्की मैं के बीच साथ। में इंटरवीन कर रहा हूँ, ये सवाल आप ही से है कि अगर डायलॉग इतना ज़रूरी था तो फिर ये भी तो लोग कहेंगे अब कि आपने 2.5 साल क्यों लगा दिए, आपको तो पहले जाना चाहिए था। नहीं, जरूर कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में लगे। यही तो मैं भी कहता हूँ, हमें तो शुरू में ही स्पेशल एनवॉय वगैरह ये सब कर देना चाहिए था। अभी तो जो है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, शांति के लिए कोई भी कोशिश नाकाम नहीं होती है। उसके लिए कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल गेन जरूर होता है। तो चाहे वो इसराइल ने किया सबसे पहले स्टार्ट में, तुर्की ने किया, चाइना कर रहा है उसके बाद, लेकिन जैसा ब्रह्मा जी ने कहा कि ये युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि वॉशिंगटन नहीं चाहेगा। और कोई सा भी युद्ध, चाहे वो मिडिल ईस्ट का युद्ध है, वो भी नहीं खत्म हो सकता जब तक कि वॉशिंगटन नहीं चाहेगा। तो ये तो बात सच है। लेकिन अब चूंकि वॉशिंगटन खुद आपसे कह रहा है कि मोदी जी आप जाइए और बात करिए, तो वो भी एक है। दूसरी चीज, उनका जो पुतिन के साथ बातचीत हुई है, तो उसमें रेड लाइंस पता लग जाती है दोनों कंट्रीज की। अभी तक दोनों की वर्टिकल पोजीशंस हैं,
चाहे पुतिन का 10 पॉइंट प्लान देखिए, चाहे आप ज़ेलेंस्की का देखिए, उसमें कहीं कोई मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन जब एक इंटरलोक्यूटर के रूप में आप बात करने जाते हो, तो आपको पता लगता है कि किस हद तक कहाँ पर आप कह रहे हैं कि भई मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जब तक वो बैठेंगे नहीं, सीज़ फायर नहीं होगी, तब तक आगे बात बढ़ नहीं सकती है। तो ये ज़रूर है कि इस वक़्त टाइमिंग थोड़ी इसलिए भी खराब है, और मैं कहूँगा देखिए, जो उस वक़्त जुलाई 9 को गए थे प्रधानमंत्री, जी। तब ये बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ। अब ये प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कुर्स्क के अंदर में जो जिस तरह का ये किया है यूक्रेन के अंदर में, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं। तो ऐसे में फिर से दोनों देश जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, ये जहाँ पे वॉर एंड करने की बात आपने करना। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। और ब्रह्मा सर, बातचीत ही किसी भी समस्या का समाधान है, युद्धों से कुछ तय नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे आपको डायलॉग के लिए टेबल पे बैठना पड़ता है अक्रॉस, और बातचीत का कोई रास्ता निकालना, सुलह का कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तो ये बात पुतिन को भी समझ में आ रही होगी और ज़ेलेंस्की को भी समझ में आ रही होगी। और भारत अगर वो प्लेटफॉर्म देने को तैयार है कि दोनों को एक साथ एक मंच पर लिया है और मुल्कों के साथ मिलके, तो ये तो एक सकारात्मक प्रयास के तौर पर भी तो देखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सुमीत, मगर शांति के एफर्ट्स तब सक्सीड होंगे जब जो मेन पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो इंटरेस्टेड हों शांति में। इस समय अमेरिका सीज फायर के सपोर्ट में नहीं है। अमेरिका नाराज बहुत हो गया जब मोदी मॉस्को गए, तो वॉशिंगटन ने प्रेशर लगाया दिल्ली पर कि मोदी यूक्रेन जाए। पर ये कोई बहाना थोड़ी होना चाहिए कि आप यूक्रेन जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकन नाराज हैं आपसे। और दूसरी बात ये देखिए कि 4 साल से ऊपर भारत और चीन के बीच एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रहा है, क्योंकि चीन ने आके कुछ भारतीय टेरिटरी कब्जे में ले ली। अब उनके साथ आप डायलॉग कर रहे हो, चीन के साथ शांति की कोशिश कर रहे हो, वहां पर तो आपने कोई सक्सेस नहीं मिला, तो आप यूक्रेन जाके वहां पर आप सक्सेस मांग रहे हो एक बड़े युद्ध में, जहां पर अमेरिका इन्वॉल्व है फुली और वो सीज फायर के सपोर्ट में नहीं है। तो आप अपने जो जो आपका अपना रीजन है, जो इतना वॉलेटाइल है, जहां पर नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रेजिम चेंज हुआ बांग्लादेश में, जो आपके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर इंपैक्ट करेगा, आप वहां पर फोकस कीजिए। आप यूक्रेन जाके एक मेयर फोटो अपॉर्चुनिटी से आपकी जो शांति की एफर्ट है वो एडवांस आई एम नहीं सॉरी होगी। ब्रह्मा या सर, तो आप आई हैव अ काउंटर पॉइंट। बांग्लादेश पे फोकस करना चाहिए, नो डाउट। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि फोकस नहीं कर रहे हैं? मेरे पास 2-3 आर्गुमेंट्स हैं। शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं, उनको कहीं और अभी तक नहीं मिला है, तो वो हिंदुस्तान में रह रही हैं। वहाँ के राष्ट्रपति जो नए बने इंटरिम गवर्नमेंट को चलाने वाले मोहम्मद यूनुस साहब, उसके साथ बातचीत हुई है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पर जो अटैक हो रहा है, हिंदुओं पे जो अटैक हो रहा है, उस पर सरकार ने अपना प्रोटेस्ट किया। वहाँ से बातचीत जब हुई तो उस पर वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड ने कहा कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। वो दक्षिणेश्वरी मंदिर भी गए। तो ये आपको क्यों लगता है कि बांग्लादेश पर ध्यान नहीं है मोदी सरकार का? पहली बात, जो सरप्राइज मिला भारत को, जो डेवलपमेंट्स हुए, जो रेजिम चेंज हुआ, जिस तरह से भारत सरप्राइज हुआ, वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए था भारत, क्योंकि ये बांग्लादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के सिक्योरिटी के लिए। दूसरी बात, रेजिम चेंज के बाद बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट हैं वो इस समय एक तरह से ऑन द रैम्पेज हैं। वो अटैक कर रहे हैं हिंदूज पर, जिस तरह से अवामी लीग के नेताओं को और एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है, जेल में भर्ती किया जा रहा है, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये भारत के हित में नहीं है। और ये जो नई सरकार है बांग्लादेश में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, इसके पीछे मिलिट्री है, ये सरकार इंडिया फ्रेंडली नहीं है इतनी। और जिस तरह से इस्लामिस्ट को ये एक तरह से कंडोन कर रहे हैं, ये लोग इस्लामिस्ट अटैक्स को एक तरह से कंडोन कर रहे हैं, ये साफ जाहिर है इससे कि ये मिलिट्री इस्लामिस्ट का जो बहुत पुराना नेक्सस है, वो नेक्सस दोबारा बन रहा है बांग्लादेश में। ये भारत के हितों के लिए बहुत ही अनफेवरेबल है। एग्रीड, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो वहाँ पर जिस तरह की हुकूमत आती दिखाई दे रही है, जो फंडामेंटलिस्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, वो हिंदुस्तान के लिए, खासकर अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अनिल जी, कमिंग बैक टू कीव एंड वारसा,
आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस विजिट से? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि इससे आपने जो मेरा कहना ये था कि जो भी प्रेज़िडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर की वन ऑन वन डिस्कशन में जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो पहले ज़ेलेंस्की ने जो उनको वहाँ पे कहा था पुगलिया में, वही उन्होंने बात करी। उसके बाद में आकर के जो पुतिन का प्रपोज़ल, बिकॉज़ सारी चीज़ तो पब्लिक डोमेन में आती नहीं है। ये तो जब पता होता है 2 लीडर्स के बीच जो बात होती है, वो तो इंटरनली होती है और वो बड़ा कॉन्फिडेंस में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही शेयर की जाती है। तो वो बात वो उनको बताएँगे और किस पोज़ीशन तक जाकर के दोनों हैं। हो सकता है कि भारत कहे कि देखिए, आपको जो भी वार्ता करनी है आगे से, भारत उसको होस्ट करने के लिए तैयार है, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो यूक्रेन के साथ इस बीच में रिलेशंस में तनाव आया है और उसको जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आए थे कुलेबा, उनके साथ भी बात हुई। उन्होंने भी कहा है कि हमें रीसेट करना है रिलेशनशिप को। यूक्रेन भी एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो उसके साथ में ये प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट है, उसका एक ये लाभ ज़रूर होगा और वो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर और भी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, रीस्टार्ट है, 5000 स्टूडेंट्स हमारे वापस चले गए हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इससे आपकी एक चीज़ बनती है कि एक इक्वानिमस अप्रोच जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर में आएगी। तो मेरा मानना ये है कि ये हम भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि इस वक़्त कल ही युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन अगर एक किसी तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरलोक्यूटर होने के नाते अगर आप ला सकते हैं, तो ये आपका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत एक बड़ा देश है। चलानी साहब ने चीन के बारे में कहा, भले ही हमारा उनके साथ में जिस तरह की समस्याएँ हैं, लेकिन भारत ने फिर भी डायलॉग डिप्लोमेसी को प्रेफ़र किया है। अभी तक कर रहा है चीन के साथ में। तो बांग्लादेश की बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए बांग्लादेश बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। लेकिन आपके पास चॉइसेस कितनी हैं? जो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप सब लेवल पे बात कर रहे हैं, आप आर्मी के साथ डेली आपकी बात हो रही है, आपके वहाँ पे सब जो करंट लीडर हैं, उनके साथ बात हो रही है, आप अपनी सिक्योरिटी को इंटरनली बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आपके पास कितनी चॉइसेस हैं कि आप युद्ध को, ये तो है नहीं कि अपनी आर्म फोर्सेस भेज देंगे वहाँ पर जी। स्टेबलाइज़ करने के लिए। तो आपको तो उसी देश के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। एक एक लेकिन मेरा मानना ये जी। है, एक चीज़ लास्ट पॉइंट ये है सुमित जी, कि चाहे हमारा नेबरहुड जो है ना आसान नहीं है। इट इज़ लाइक, मैं कहता हूँ जैसे कि दे आर द गिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड पेन्स ऑफ हिस्ट्री, जो ये कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन जैसा हम चेंजेस देख रहे हैं, चाहे वो मालदीव्स में हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, अफ़गानिस्तान में हो, जो घूम फिर के एंटी इंडिया होने के बावजूद फिर वो आपके पास ही आ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि बांग्लादेश में चैलेंज शॉर्ट टर्म में ज़रूर रहेगा, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक इट मैं विल सेटल डाउन। इसी पॉइंट पर एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूँगा अनिल सर, एज अ डिप्लोमैट। विश्व मित्र होने की सबसे बड़ी आपको लगता है कि चुनौती इस वक्त भारत के सामने है? सबको साथ लेकर चलना या नॉन अलाइंड रहना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये एडवांटेज है? मैं तो समझता हूँ, देखिए ये एडवांटेज है और ये एडवांटेज आज का नहीं है। आप इंडिपेंडेंस के बाद से आप इस एडवांटेज का फायदा उठाते आए हैं पूरे टाइम। जी। आप उसको नॉन अलाइन कहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहिए, मल्टी अलाइनमेंट्स कहिए, जो भी कहिए। इवेंचुअली ये है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप कैसे दुनिया की मदद कर सकते हैं उनके कॉज के लिए, चाहे वो ग्लोबल साउथ समिट हो या कोई इश्यूज हो। तो मैं ये समझता हूँ कि यही एक एडवांटेज इंडिया है और कोई रास्ता नहीं है। आप अमेरिका के साथ नहीं जा सकते, आप चीन लेड ग्रुप के साथ नहीं जा सकते। आपको अपना एक स्टैंड बनाना है और मैं जी। समझता हूँ वही भारत करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा सर, अनिल सर, हमसे बात करने के लिए इस दौरे पर। आगे भी आपकी टिप्पणियां लेते रहेंगे, दौरा चलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, वार्सा पहुंचे हैं और फिर पोलिश लीडर से कल मुलाकात होगी और फिर बातचीत होगी कीव जाकर भी, ज़ेलेंस्की से, उस पर भी हम सबकी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच।